हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आजकल कॉकरोच बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक मूवमेंट है तो मैंने सोचा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा कि जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है ये एक मजाक है, आंदोलन है या फिर ये युवाओं का एक गुस्सा है। ये पूरा मामला समझने का है और ये देखने का है कि पिछले लगभग एक दशक से इस तरीके के आंदोलन क्यों हो रहे हैं। तो इस क्लास के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि ये जो डिजिटल आंदोलन है इनकी प्रभाविता किस प्रकार सत्ताओं को परिवर्तित कर रही है। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के डिजिटलीकरण से सत्ताओं को अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है या कुछ और स्थिति है। तो आज हम लोग बात करेंगे उस सोशल मीडिया आंदोलन या कुछ लोग इसको उन्माद भी कहते हैं जिसने कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और एक कॉकरोच जनता पार्टी के तौर पर ये आया है। तो क्या ये सिर्फ एक मीम है? क्या ये युवाओं की नाराजगी या अभिव्यक्ति में उच्छृंखलता है या फिर ये भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के लिए एक नया संकेत है? आइए हम लोग इस पूरे मामले पर अपनी चर्चाएं करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं और क्या क्या स्थितियां सामने आ सकती हैं। इसका अगर हम नाम दें तो डिजिटल आंदोलन और सत्ताओं का परिवर्तन। तो इसको फॉर्मेट किया जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को जब फॉर्मेट किया जाता है तो उसका समझ और वो उत्तर लिखने के लिए उपयोगी हो जाता है। तो इस पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं इस टॉपिक की, प्रसंग क्या है। इसके बाद हम पार्ट वाइज कुछ टॉपिक्स बना लेंगे। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे थोड़ा सा परिचय कॉकरोच पार्टी का। कॉकरोच पार्टी जिसको कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जाना जाता है। और फिर हम देखेंगे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी को लोग इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की अहमियत क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या ये भारत में पहली बार हो रहा है या इस तरीके के मूवमेंट्स और भी दुनिया के देशों में हुए हैं। तो ऐसे डिजिटल आंदोलनों की ऐतिहासिकता पर हम चर्चा करेंगे। आंदोलनों की ऐतिहासिकता और फिर हम कुछ सारांश बनाएंगे कि आखिर भविष्य में ये किस तरीके की स्थितियां होंगी। तो ये हमारा एक टॉपिक रहेगा। जैसा कि कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, इस कॉकरोच जनता पार्टी के संबंध में कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कुछ ही दिनों पहले ये विवाद तब शुरू हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक स्टेटमेंट या एक टिप्पणी की थी। और वो टिप्पणी ये थी कि ऑनलाइन सक्रियता की आड़ में व्यवस्था पर हमला करने वाले बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच जैसा माना जा सकता है। उनके इस स्टेटमेंट से पूरे हिंदुस्तान में एक नई युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। उनके बयान को लेकर कई लोगों ने ये धारणा बनाई कि व्यवस्था की आलोचना करने वाले युवाओं को
जस्टिस ने, मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच और परजीवी कहा है। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण भी किया गया न्यायाधीश के द्वारा, और स्पष्टीकरण में ये कहा गया कि ये टिप्पणी सभी युवाओं के लिए नहीं थी, बल्कि फर्जी डिग्री रखने वाले व्यक्तियों की थी। तो कुल मिलाकर के कॉन्टेक्स्ट जो बना वो जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी इनका स्टेटमेंट, इनकी टिप्पणी, इससे स्थिति यहां पर बनकर के आई। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस टिप्पणी से कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बनी? कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको CJP कहा जाता है। जैसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने स्टेटमेंट दिया, इसके बाद सोशल मीडिया यूजर अभिजीत दीपके ये एक्टिव हो गए और इन्होंने व्यंग के रूप में एक कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का गठन किया। कुछ ही समय में ये एक वायरल डिजिटल कैंपेन बन गया। अगर हम बहुत सारी रिपोर्ट्स को देखें तो इंस्टाग्राम पर कॉकरोच करोड़ों फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के हो गए। वेबसाइट लॉन्च कर दिया इसने, लाखों लोगों ने सदस्यता के लिए रजिस्ट्रेशन किया। इस समय जो अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल हिस्सा है और इसी विचार से अभियान शुरू किया गया है। मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। अब जैसे ही ये काम हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अभिजीत दीपके के इस वक्तव्य पर अपनी अपनी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। बहुत सारे नेताओं ने विश्लेषण करना शुरू किया। जिन लोगों ने अभिजीत दीपके की टिप्पणी को ध्यान में रख कर के काम किया है, उनमें से आप देखेंगे कि 3 तरीके के लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पहली प्रकृति के कुछ नेता या कुछ एक्टिविस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि युवाओं की भावना को व्यक्त करने के लिए ऐसे मंच होने चाहिए। मतलब जो ये CJP है, ये एक तरीके से प्रासंगिक है और ये प्रासंगिकता इन लोगों के दृष्टिकोण से अभिव्यक्ति की आजादी के लिए महत्वपूर्ण है। तो कुछ और लोग थे, कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं जिन्होंने इसे केवल मजाक नहीं बल्कि युवाओं की निराशा और व्यवस्था के प्रति असंतोष का संकेत दिया। मतलब ये एक प्रकार से युवाओं की निराशा और व्यवस्था के प्रति असंतोष है। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। कुछ एक तीसरे तरीके के लोग भी हैं जिन्होंने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित या विपक्षी वोटों को प्रभावित करने वाला अभियान बताया। मतलब कुल मिलाकर के ये जो CJP है, ये राजनीतिक प्रेरित है। तो इस तरीके से अभिजीत दीपके के बारे में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि चाहे जो भी हो, चाहे लोगों का जो भी मानना हो, लेकिन
एक बड़ा मूवमेंट तो यहां से आया। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी की अहमियत क्यों बढ़ गई? कॉकरोच जनता पार्टी की इस समय महत्ता क्यों बढ़ गई है, यह सोचने वाली बात है। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी का कोई आधिकारिक संगठन तो बना नहीं है, ना तो कोई स्पष्ट नेतृत्व है, ना ही कोई चुनावी ढांचा है, किंतु फिर भी लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। विशेषकर युवा वर्ग के लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं। तो ऐसी महत्ता का अगर हम परिचय देखें तो हमें इतिहास के पन्नों पर जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या इस तरीके के आंदोलन पहले भी हुए हैं या पहली बार है। अगर हम इतिहास के पन्नों को देखते हैं, उनको खंगालते हैं, बहुत लंबा नहीं, लगभग एक दशक में ही अगर हम चले जाएं, तो ये बातें मिलती हैं कि कई बार दुनिया के अनेक देशों में ऐसे डिजिटल आंदोलनों ने राजनीति बदलने में भी अहम भूमिका निभाई है। तो आइए अब हम इस इतिहास के पन्नों को देखते हुए कुछ ऐसे देशों की चर्चा करते हैं जहां एक डिजिटल आंदोलन ने सत्ता परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ऐसे देशों की संख्या कुछ नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो पिछले एक दशक में इसकी संख्या दर्जनों को भी पार कर गई है। अगर इस इतिहास, मतलब ये जो डिजिटल मूवमेंट है, डिजिटलीकरण आंदोलन, डिजिटलीकृत आंदोलन, तो पूरी दुनिया में इस देखने को मिल रहा है। विशेषकर ऐसे आंदोलन यूरोप और एशिया में देखने को ज्यादा मिले हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें इटली की, इटली, तो यहां पर एक आंदोलन हुआ था 5 स्टार मूवमेंट। ये 2009 में यहां पर ये मूवमेंट हुआ था, 2009 में 5 स्टार आंदोलन। और इस आंदोलन ने बहुत कुछ किया था। हुआ यूं कि 2009 में इटली में इस आंदोलन ने एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा कर दिया। इस आंदोलन की शुरुआत एक हास्य कलाकार, या यूं कहा जाए कि एक हास्य ब्लॉगर बेप्पे ग्रिलो ने की थी। बेप्पे ग्रिलो ये एक हास्य ब्लॉगर हैं जिन्होंने की। इसकी शुरुआत उन्होंने 2005 में ही एक मीटअप जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया, और यह काम उनका चलता रहा। एक जैसी विचारधारा वाले लोग इस मीटअप प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होते रहे और पर्यावरण या अन्य प्रकार के नीतिगत बदलावों पर चर्चा करते रहे। धीरे धीरे लोगों की प्रतिक्रियाएं बढ़ती गईं। 2005 में ही, 2005 से ये मीटअप काम करना शुरू किया। वर्ष 2000 में उन्होंने एक ब्लॉग के माध्यम से भ्रष्ट राजनीतिक वर्ग के खिलाफ एक व्यंग्यात्मक आंदोलन,
जिसको उन्होंने वी डे कहा 2007 में। वी डे ये शुरू किया गया, ये उनका अगला कदम था। और इस वी डे के चलते स्वच्छ संसद की मांग उठना शुरू हो गई, भ्रष्टाचार मुक्त संसद की मांग उठनी शुरू हो गई, जिसका अर्थ था आपराधिक या भ्रष्ट पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों का ना होना। साथ ही चुनावी प्रक्रिया में सुधार की मांग भी उठने लगी और इसको व्यापक समर्थन मिलने लगा। आगे चलकर के वर्ष 2009 तक आते आते ये जो वेप्पे ग्रिलो थे, इन्होंने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला लिया। लोगों को एकजुट करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने लगे, इंटरनेट के उपयोग से लोगों को एकजुट किया और उन्होंने 5 स्टार मूवमेंट पार्टी बनाई। 5 स्टार मूवमेंट पार्टी, ये इन्होंने 2009 में इस पार्टी का गठन कर लिया। इसका चार्टर प्रकाशित किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करने और जो वर्तमान राजनीति है उसको अस्वीकार करने का संकल्प लिया गया। इसमें कई प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों, अर्थशास्त्रियों, इन सब ने धीरे धीरे भाग लेना शुरू किया। शुरुआत में स्थानीय चुनावों में भाग लेने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ये पार्टी वर्ष 2013 के इटली के राष्ट्रीय चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई है 2013 तक आते आते। 2013 सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। अब ये देखिए आप, इसने लगभग 25% वोट हासिल किए और फिर ये 2018 के चुनाव में सत्ता में भी आई। 2018 में सत्ता में भी पहुंच गई। उस चुनाव में इसे लगभग 32.7% लगभग वोट इस पार्टी को मिला और इस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उसके बाद पार्टी में फूट पड़ गई और जैसे ही पार्टी में फूट पड़ी, पार्टी के अंदर अलग अलग गुट उभरने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2022 में मेलोनी, जो अभी वहां की प्रधानमंत्री हैं, वो सत्ता में आई और ये जो आपका MS5 पार्टी है वो वर्तमान में विपक्ष में है। वर्ष 2018 की तुलना में उसका समर्थन थोड़ा कम हुआ है। यहां आपको बहुत सारी बातों पर ध्यान रखते हुए चलना है कि ये जो पार्टियां उभर रही हैं, इनका लाइफ टाइम कितना रह रहा है, कितने देर के लिए ये पार्टियां उभर रही हैं। तो अगर हम इसकी चर्चा करें कि ये जो पार्टी 5 स्टार मूवमेंट के लिए इनकी पार्टी आई, जिसको 5 स्टार मूवमेंट पार्टी कहा गया, एक तरीके से आप देखें कि 2005 से इसकी पृष्ठभूमि बननी शुरू हुई और 2018 में सत्ता में आई, 2022 में इसमें फूट पड़ गई। तो एक प्रकार से 2005 से लेकर के और 2022 तक, वैसे पार्टी का गठन तो 2009 में हुआ, तो प्रकार एक तरीके से 2009 से 2022 तक, मतलब एक दशक, इस समय तक ये एक्टिव रहे और लोगों ने इनको अप्रिशिएट भी किया, आगे भी बढ़ते रहे। तो आप इस पार्टी के बारे में ध्यान रखिए। यह एक प्रकार से
इटली की 5 स्टार पार्टी रही। अब हम लोग चर्चा करें थोड़ा एक और देश के बारे में, थोड़ा थोड़ा हम कुछ स्थितियों के बारे में देखते रहें तो अच्छा रहेगा कि आखिर ये दुनिया में क्यों हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसकी समझ सिर्फ इसलिए होनी चाहिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए दूसरे नंबर पर हम चलते हैं, ग्रीस। ग्रीस, यहां पर भी कुछ इसी तरीके की स्थितियां आई। अगर ग्रीस को देखा जाए, ग्रीस भी एक यूरोपीय देश है और यहां पर सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। सरकार के खर्चों को घटाने के लिए यहां पर 2010 में सरकारी खर्चों में घटोत्तरी के लिए खर्चों में कमी लाने के लिए एक आंदोलन हुआ। तो लगभग 2010 के आसपास ऐसी खबरें आईं कि ग्रीस वित्तीय संकट में पहुंच रहा है और यह यूरोपीय देश के एक बड़े ऋण संकट का सामना कर रहा था। इसका असर वेतन और पेंशन पर पड़ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कड़े आर्थिक संकट के उपाय इसके ऊपर लागू किए थे। ग्रीस के नागरिक इन तमाम कठिनाइयों से नाराज हो रहे थे, इसलिए यहां उस स्थिति के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होना आरंभ हुए। इस विरोध प्रदर्शन से हालांकि कोई नई पार्टी तो नहीं बनी, हालांकि पहले से मौजूद एक छोटी सी पार्टी जिसको सीरीजा कहा जाता था, सीरीजा, यह पार्टी वहां पर पहले से थी लेकिन कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी। तो इसको लोगों ने समर्थन करना शुरू किया और सीरीजा पार्टी की अगुवाई में देश की राजनीति में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। बहुत सारे लोग इस सीरीजा पार्टी से जुड़े। वर्ष 2015 के चुनाव में इस पार्टी को, ये जो सीरीजा पार्टी है, इसको लगभग 35% वोट मिले और इसने सत्ता बनाई। एलेक्सिस सिप्रास लगभग 35% वोट प्राप्त किए और सरकार बनाई। इस दौरान आप देखिए कि एलेक्सिस सिप्रास यहां के प्रधानमंत्री बने थे। एलेक्सिस सिप्रास तो एक आपने ग्रीस में देखा। कुछ और अगर हम देखें तो एक और देश यूरोप का ही है, स्पेन। यहां पर भी इसी तरीके की कुछ स्थितियां बनी। स्पेन, अगर स्पेन की चर्चा की जाए ये ग्रीस के बाद, तो यहां भी कुछ इस तरीके के मूवमेंट होना शुरू हुआ। यहां जो आंदोलन हुआ उसे इंडिग्नाडोस 15 मिलियन मूवमेंट कहा गया। इंडिग्नाडोस 15 मिलियन आंदोलन। यह आंदोलन स्पेन में वर्ष 2015 में, इनफैक्ट 2011 में
2011 में यह आंदोलन हुआ, लगभग उसी दौरान ये शुरू हुआ। और ये जो इंडिग्ना डोस 15M आंदोलन है, ये आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और जो वहां पर दो पारंपरिक दलीय थे उनकी राजनीतिक प्रणालियों के विरुद्ध एक जन आक्रोश का परिणाम था। इंडिग्ना डोस का मतलब होता है क्रोधित, असंतुष्ट नागरिक। क्रोधित, असंतुष्ट नागरिक, यह शब्द को अगर आप देखें, क्रोधित या असंतुष्ट नागरिक, इन्हीं के नाम पर 15 मिलियन असंतुष्ट नागरिक आंदोलन शुरू हुआ। लगभग 2008 में मंदी के समय कई खर्चे घटाने के कदम उठाए गए, लेकिन नागरिकों को राजनीतिक भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा था। स्पेन में बेरोजगारी बढ़ गई थी। इसके विरोध में स्पेन के बहुत सारे शहरों के चौराहों पर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। इसके बाद आंदोलन ने सीधे तौर पर राजनीति में प्रवेश किया। 2014 में पाब्लो इग्लेसियस इनको ध्यान रखिए आप, तो ये थे और इनके साथ विश्वविद्यालयों के बहुत सारे प्रोफेसर और कार्यकर्ता थे। उन्होंने एक समूह बनाया और उस समूह ने पोडेमोस नामक एक राजनीतिक दल बनाया। पोडेमोस, ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई और फिर वो चुनाव में उतर गए। स्पेन में हमेशा से दो दलीय राजनीतिक ढांचा रहा है। तीसरा कोई विकल्प स्पेन में अभी तक नहीं था। पोडेमोस ने यह विकल्प बनाया और उन्होंने चुनावों में भारी सफलता भी हासिल की। 2020 में उन्होंने स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, मतलब SSWP के साथ। पोडेमोस ने SSWP के साथ स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, जिसको PSOI भी कहा जाता है, उसके साथ मिलकर के इन्होंने इन दोनों ने सरकार बना ली। अब आप देखिए कि एक परिवर्तन इंडिग्ना डोस 15 मिलियन मूवमेंट के द्वारा स्पेन में भी वर्ष 2011 में शुरू हुआ और फाइनली 2011 से आते आते 2020 तक इस आंदोलन ने सरकार को परिवर्तित कर दिया और अपनी सरकार बना ली। तो यह भी एक बड़ा मूवमेंट रहा है। अब अगर आप बात करें भारत की, तो भारत में अभी तो जैसे आप देख रहे होंगे कि एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। भारत में भी वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ है। भारत में यहां अगर देखा जाए तो इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको अन्ना हजारे याद आ जाए, क्योंकि अन्ना हजारे साहब ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था और इससे बहुत सारी स्थितियां बनी थी। भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ 2011 में, जिसको नाम दिया गया भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। विरोधी आंदोलन ये बना। अन्ना हजारे साहब को आप जानते ही होंगे। तो उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। उस समय भारत में यूपीए की सरकार थी
श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, दूसरा कार्यकाल था उनका, और उस दौरान ये आंदोलन शुरू हुआ। धीरे धीरे ये आंदोलन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से प्रभावी हुआ। हालांकि मैं आपको बताऊं कि उस समय सोशल मीडिया उतना व्यापक नहीं था, फिर भी उस समय यह कहा जाने लगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है जहां पर लोगों ने भागीदारी की। तो आज जितना सोशल मीडिया प्रभावी है उतना प्रभावी वर्ष 2011 में नहीं था। बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो सोशल मीडिया के उस समय थे ही नहीं, लेकिन भारतीय राजनीति पर इस आंदोलन ने एक बड़ा प्रभाव डाला। अन्ना हजारे साहब ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जन लोकपाल विधेयक, इस विधेयक को लाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया था। धीरे धीरे इस आंदोलन में बहुत सारे लोग शामिल होते गए। इसी आंदोलन में श्री अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और अन्य कई प्रकार के लोगों ने इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन के माध्यम से आंदोलन में हिस्सा लिया। मतलब इन लोगों ने एक अपना संगठन बनाया था जिसमें अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास ये सब थे, जिसका नाम दिया गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और आंदोलन का नाम भी था जो कि जन लोकपाल विधेयक के लिए था। यह विरोध प्रदर्शन उस समय अगर तात्कालिक तौर पर देखा जाए तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर के शुरू हुआ था और फिर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर किया गया। उस कारण से आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इस विरोध प्रदर्शन और उससे उत्पन्न असंतोष को अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रभाव हुए। ये जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला, इसके अगर हम प्रभाव देखें तो दो चीजें यहां स्पष्ट नजर आई, जिसको आप कह सकते हैं कि 2014 में तो भारत की सत्ता बदल गई, सत्ता का परिवर्तन हुआ और यूपीए के स्थान पर एनडीए सरकार में आया। चलिए 2 टर्म बीत चुके थे तो यहां पर आप उतना बड़ा परिवर्तन नहीं देख सकते, लेकिन एक और बड़ा परिवर्तन यहां पर इसी दौरान हुआ। वर्ष 2012 में, 2012 में वो जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का समूह था जिसके नेतृत्वकर्ता अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने 2012 में एक पार्टी का गठन किया जिसको आम आदमी पार्टी कहा गया, जिसको एब्रिवेट करके आप कहा जाता है। तो 2012 में यह पार्टी गठित होकर के सामने आ गई। केजरीवाल के आंदोलन में शामिल हुए कुछ सहयोगी और उनके राजनीति में आने के जो विरोध कर रहे थे वो भी अंत में जाकर के शामिल हो गए। हालांकि केजरीवाल के राजनीति में आते ही उनकी पार्टी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसको जबरदस्त सफलता कहते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी है, इसकी सफलता ऐसे आप देख सकते हैं कि 2015 में दिल्ली विधानसभा में 2015 में दिल्ली विधानसभा, यहां पर इन्होंने चुनाव में 67 सीटें हासिल कर ली, जो कि एक लंबी संख्या होती है, 67। फिर वर्ष 2020 में ये फिर चुनाव जीते, 2000, फिर इन्होंने दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीत लिया।
2022 में इस पार्टी ने पंजाब में भी चुनाव जीत लिया। पंजाब। और धीरे 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 अगर आप देखें तो इस पार्टी का विस्तार होता चला गया। आज आप गुजरात में देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, तो यहां पर कई जगहों पर, गुजरात है और गोवा, इन सभी जगह पर विस्तार होना चला। तो ये जो फेज रहा, आप एक तरीके से कहें तो 2012 से 2022, 10 वर्ष तक इस पार्टी का खूब परचम फहराया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे। कई बार तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं को और प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं को, जिनमें खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनको जेल जाना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2025 में ये दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गए। 2026 आते आते आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई। फूट, और इसके जो प्रमुख कर्ता धर्ता थे वो इससे असंतुष्ट होने लगे। अभी आपने कुछ ही दिनों पहले देखा कि राघव चड्ढा और कुछ और आम आदमी पार्टी के सांसद सदस्य, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है और एक अलग सरकार की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें ये शामिल हो गए। तो एक प्रकार से ये आंदोलन, जो भ्रष्टाचार का आंदोलन शुरू हुआ था, इस भ्रष्टाचार के आंदोलन से ये पैदा हुआ और आम आदमी पार्टी आई। अब एक और हम देख लें, बांग्लादेश। अभी आपने क्योंकि इसमें रिसेंटली देखा है तो इसकी भी चर्चा थोड़ा सा कर लेनी चाहिए हमें। बांग्लादेश की स्थिति ये रही है कि लंबे समय से बांग्लादेश में शेख हसीना कार्यरत थी। बांग्लादेश में अनस्टेबिलिटी बहुत बार रही है, लेकिन अगर आप देखें तो 2009 से लेकर के और अगस्त 2024 तक यहां पर शेख हसीना यहां के प्रधानमंत्री रही हैं। आपका पूर्वी पड़ोसी देश है, लेकिन अगस्त के महीने में बांग्लादेश में अगस्त 2024 को भारी उथल पुथल होना शुरू हुई और इस उथल पुथल का कारण युवाओं की सरकार में बदलाव लाने की इच्छा थी और जो भी स्थापित राजनीतिक अवामी दल था उसके प्रति लोगों का आक्रोश था। यहां के युवा वर्ग में सोशल मीडिया से आंदोलन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे, बहुत ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए, आंदोलन सड़कों तक पहुंच गया। इस आंदोलन का जो ये शेख हसीना के विरुद्ध आंदोलन था, इसका तात्कालिक कारण था वो विधेयक जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण जारी रखने का प्रावधान था। वहां पर 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लोगों को आरक्षण प्राप्त है और उसे और जारी रखने का प्रावधान किया गया। तो एक प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को के परिवारों को रिजर्वेशन,
ये यहां का तात्कालिक कारण बना और इससे आंदोलन फूट पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और छोड़ करके 5 अगस्त सन 2024 को उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया और वो छोड़ करके भारत आ गई। आंदोलन काफी हिंसक हो गया था और आंदोलन में चरमपंथियों ने प्रवेश कर लिया था। इसलिए मैं कभी बांग्लादेश में हुए आंदोलन को जनरेशन जी आंदोलन नहीं कहता, क्योंकि ये एक प्रकार का चरमपंथी आंदोलन था। एनीवे, वो एक अलग बात है। तो विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और अराजकता बढ़ने पर इसमें शामिल छात्रों ने एक पार्टी बनाई थी इनके विरुद्ध। इस आंदोलन से एक पार्टी निकली जिसका नाम था नेशनल सिटीजन पार्टी। नेशनल सिटीजन पार्टी। इस आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ और ज्यादातर युवाओं और विद्यार्थियों ने इस पार्टी पर अपना हिस्सेदारी रखी। इसके बाद इस पार्टी ने जो एक नोबेल प्राइज विनर हैं बांग्लादेशी अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस, उनको देश में वापस आमंत्रित किया और उनके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मतलब नेशनल सिटीजन पार्टी का पहला काम यह हुआ कि यूनुस साहब के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई और यह प्रावधान किया गया कि स्थिरता बहाल होने के बाद बांग्लादेश में चुनाव करवाए जाएंगे। स्थिरता बहाल हुई और अभी कुछ ही दिनों पहले वर्ष 2026 के आरंभ में मार्च में वहां पर चुनाव हुए, लेकिन नेशनल सिटीजन पार्टी को बहुत अधिक सीटें प्राप्त नहीं हो पाई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान वहां के प्रधानमंत्री हैं बीएनपी के, और बीएनपी की जो मुखिया हुआ करती थी खालिदा जिया, जो कि चुनाव के कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई और उनके पुत्र तारिक रहमान वो सत्तासीन हुए, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ फेथ वोट भी प्राप्त हो जाता है। मतलब नेशनल सिटीजन पार्टी एक आंदोलन से जन्मी पार्टी तो है, लेकिन बांग्लादेश में लोगों का इसे बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा सीटें प्राप्त ये नहीं कर पाई। इसका स्पष्ट मतलब है कि बांग्लादेश के लोग इस नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। तो एक आपने बांग्लादेश में भी इसी तरीके का मूवमेंट देखा जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से या डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आंदोलन हुआ। अब एक और आप देख लीजिए नेपाल, जो कि बहुत चर्चा में रहा है। नेपाल में जेन जी आंदोलन, नेपाल, और यहां पर जेन जी आंदोलन ये काफी चर्चा में रहा। सितंबर 2025 में सोशल मीडिया के माध्यम से यह आंदोलन बढ़ा और इसने तख्ता पलट करवा दिया। नेपाल के युवा सोशल मीडिया पर आर्थिक असमानता और रोजगार के अवसरों में हो रही घटोत्तरी को लेकर के अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। वे राजनीतिक नेताओं के बच्चों, जिनको वे नेपोकिड्स कहते हैं, उन पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे कि वो बड़े बड़े महलों में और विदेशों में पढ़ते हैं, अय्यासी करते हैं, ये सब करते हैं। हालांकि जैसे ही ये नेपोकिड्स के अगेंस्ट जनरेशन जी का मूवमेंट हुआ, जो वास्तव में जनरेशन जी का आंदोलन था, तो सरकार ने तुरंत, उस समय केपी शर्मा ओली की सरकार थी, सरकार ने तुरंत फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। रिजल्ट ये हुआ कि इससे जनता में भारी आक्रोश फैल गया और नेपाल में ये जो सोशल मीडिया मूवमेंट था वो सड़क पर उतर आया। लंबे समय तक राजनीतिक रूप से यहां पर अस्थिरता उत्पन्न हो गई और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि ये जो आक्रोश है ये काफी लंबे समय से चल रहा था।
आक्रोश जब सड़कों पर फूटा, बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी होने लगी, प्रदर्शनकारी यहां तक कि संसद के अंदर भी घुस गए, कई राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों पर हमले भी किए गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को त्यागपत्र देना पड़ा। इस अस्थिरता के बाद प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करती थी सुशीला कार्की, उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया। मतलब ये जो जेएनजी आंदोलन था, इसने सरकार को समाप्त कर दिया, इस्तीफा दे दिया केपी शर्मा ओली ने। सुशीला कार्की यहां पर अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री कुछ दिनों तक ये रही और इसके बाद मार्च 2026 में यहां पर चुनाव करवाए गए। उस चुनाव में एक पूर्व रैपर और इसके बाद कुछ दिनों से काठमांडू के मेयर बालेन शाह और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, मतलब जेएनजे मूवमेंट का जो परिणाम आया, वास्तविक परिणाम वो ये आया कि यहां पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी सरकार में आई। स्वतंत्रता पार्टी और बालेन शाह वर्तमान में यहां के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि नेपाल में भी यह आंदोलन हुआ। मतलब कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं कि पिछले एक दशक में बहुत सारे देश, स्पेन, भारत, इसके बाद आपका बांग्लादेश, नेपाल और इस दौरान कुछ और भी आंदोलन हुए। हालांकि वो ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने सरकारें नहीं बदल पाई या कोई राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं हुआ। अगर आप इन देशों के अलावा भी और देशों को देखें तो उनमें आप आइसलैंड को देख लीजिए। 2008-9 के आसपास आर्थिक संकट यहां पर था और उस दौरान आइसलैंड में राजनीतिक अमीर और ताकतवर लोगों ने बहुत सारा शोषण और भ्रष्टाचार फैलाया, तो उनके विरुद्ध आंदोलन हुए। लोगों ने संसद के सामने एक लगभग 1 वीक, एक सप्ताह तक इकट्ठा होकर बर्तन पीट पीट करके अनूठा विरोध प्रदर्शन भी किया और जिसका रिजल्ट यह हुआ कि वहां पर एक नई पार्टी भी आई, पायरेट पार्टी जिसको कहा जाता, पायरेट पार्टी। उनको बहुत सारे वोट भी प्राप्त हुए, हालांकि सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन पार्टी बनी। तो आइसलैंड को भी इसमें रख सकते हैं आप। आइसलैंड 2008-9 में यहां पर पायरेट पार्टी बनी। और भी देश हैं, श्रीलंका को देख लीजिए आप। 2022 में श्रीलंका की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। लंबा आर्थिक संकट, जिससे श्रीलंका में आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तब वहां भी लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन हुए। परिणाम यह हुआ कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे उनको इस्तीफा देना पड़ा और लंबे समय से विपक्ष में बनी पार्टी सत्ता में आई। सत्ता परिवर्तन यहां पर भी हुआ। आर्थिक संकट हालांकि अभी भी वहां चल रहा है, लेकिन फिर भी राहत है। और भी बहुत सारे विश्व के देश हैं, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में भी 2024-25 में सोशल मीडिया पर आधारित आंदोलन हुए हैं। इनमें युवाओं ने भी भाग लिया। हालांकि राजनीतिक आंदोलन सत्ता को परिवर्तित तो नहीं कर पाए। तो अब आप ये देखिए कि इन सभी आंदोलनों को देखकर
अब ये बात तो साफ हो जाती है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक भावनाओं का एक बड़ा मंच बन चुका है। वो अलग बात है कि हर वायरल आंदोलन चुनाव नहीं जीतता, लेकिन हर बड़ा बदलाव कभी ना कभी चर्चा से ही शुरू होता है और सोशल मीडिया उस चर्चा के दायरे को बड़ा व्यापक बना देता है। अब यहां पर अगर आप बात करें कि सबसे बड़ी स्थिति क्या है, सबसे विशाल स्थिति कैसे उत्पन्न हो रही है, तो आपके सामने एक मेरा सवाल है कि क्या सोशल मीडिया आंदोलन भविष्य की राजनीति बदल सकते हैं? क्या सोशल मीडिया में मीम और व्यंग अब लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का नया माध्यम बन सकते हैं, या फिर कुछ दिनों का एक महज इंटरनेट ट्रेंड है? अपनी राय भी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। डिजिटलाइजेशन ने अभिव्यक्ति की आजादी को किस प्रकार परिवर्तित कर दिया है, इस तरीके का एक सवाल बन सकता है। या अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा राष्ट्रीयकृत ना होकर के वैश्वीकृत हो रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी ने किस प्रकार से आंदोलनों को नई दिशा प्रदान की है, ये सारे प्रश्न यहां पर आप देखेंगे कि इससे बनना शुरू होंगे। और ये जो आज का कॉकरोच पार्टी भी एक उसी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के बना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के डिजिटलीकरण ने सत्ताओं को अस्थिर कर दिया है? इस पर आप लोग अपनी अपनी राय प्रकट जरूर कीजिए, तो हम लोग इस पर आगे भी चर्चाएं करेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।